ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। देखो, अ ब्लॉक इज परफॉर्मिंग, a block is performing SHM of amplitude capital A, of amplitude capital A on a smooth horizontal surface, on a smooth horizontal surface, full stop. Another, yes, second, yeah, another identical block, another identical block is kept over it, another identical block is kept over it. Now both are moving together. Now both are moving together. Now both are moving together. Find time period and amplitude of, find time period of, find time period and amplitude of new SHM, new SHM, है ना। इसके बाद इसमें तीन सवाल है कि हमने वो ब्लॉक कहाँ पे रखा है। जो दूसरा ब्लॉक पहले ब्लॉक पे रख रहे हैं वो किस पोजीशन पर रख रहे हैं। तो मैं वो लिखाता हूँ, उससे पहले डायग्राम बना लेना। क्वेश्चन का ये दिया है क्वेश्चन कि एक ब्लॉक है मास एम का, के नॉट इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये इसका इक्विलिब्रियम है, और ये कितने एम्पलीट्यूड से, ए एम्पलीट्यूड से क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ये अपना मस्त एसएचएम कर रहा है। पर तभी इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख देंगे और वो फिर इसे चिपक जाएगा। कुछ ऐसा तरीका है, कुछ ऐसा सिस्टम है, वो चिपक जाएगा और फिर दोनों साथ में एसएचएम करेंगे। तो फिर आपके पास सवाल है, तो ये डायग्राम बनाओ और लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ, ये कोई दीवार वीवार नहीं है भाई, ये बस ऐसी मैंने मार्किंग कर दी थी एक्सट्रीम की, ऐसा। इफ second block is kept, if second block is kept at extreme position during SHM, if second block is kept at extreme position during SHM, first question. Second, if second block is kept at mean position during SHM. Third question, if second block is kept when first block is at, देखो, second block is kept when first block is kept at x बराबर a by 2. If second block is kept when first block is at x is equal to a by 2. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, एक एक करके सारे करेंगे। तो एक को ध्यान से समझो, दूसरा इससे कठिन है, फिर तीसरा सबसे कठिन है, बहुत कठिन है तीसरा। तो वो समझने के लिए पहले से समझना पड़ेगा। पहला बहुत आसान है। तो आपसे बोला गया है कि पहले एक ब्लॉक क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, और जब वो अपने एक्सट्रीम पर है, जब वो अपने एक्सट्रीम पर है, ये मान लेते हैं इसमें, ये इसका इक्विलिब्रियम होगा और ये एक्सट्रीम पर है। एक्सट्रीम पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है।
एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो होती है, ये अपने एक्सट्रीम पर है, एक पल के लिए होगा, ऑब्वियस भाई रुका नहीं रहेगा, वहां बस आया, और जैसे ही आया हमने एक और ब्लॉक इस पर रख दिया, रख दिया। अच्छा, ये जो पहले एसएचएम कर रहा था उसका ओमेगा क्या होगा? अंडर रूट के बाय एम, क्योंकि एम मास का ब्लॉक, के नॉट स्प्रिंग से कनेक्ट होके और एसएचएम कर रहा था, तो उसका ओमेगा अंडर रूट के नॉट बाय एम था। अब उस पर एक और ब्लॉक रख दिया, रख दिया भैया, ठीक है। और रखा कैसे? आराम से रखा है। तो रखने के बाद ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, दोनों ब्लॉक अब साथ में आ गए एम एम, ठीक है। इसके पास अब कुछ नई वेलोसिटी v1 होगी, हमें नहीं पता क्या होगी, हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, देखते हैं हम। ये जो नया सिस्टम बना, इसका इक्विलिब्रियम नया होगा कि वही होगा, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम बताइए, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था एम्पलीट्यूड निकालने का कोई तरीका नहीं होता, ऐसे सोचना पड़ता है। तो नया इक्विलिब्रियम भी यही होगा, पुराने वाला ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस बार कोई ऐसा फोर्स तो है नहीं वर्टिकल डायरेक्शन वाला जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दे, जैसे कल था, परसों था। परसों M1 रख दिया था, M2 हटा लिया था, तो क्या कर रहा था वो, एक्स वाई डायरेक्शन के फोर्सेस को चेंज कर दे रहा था। यहाँ तो ब्लॉक को रखा तो mg ऊपर माथे से पड़ गया, पर एसएचएम तो कैसा हो रहा है? एक्स में। स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? एक्स में। तो इसको रखने से एक्स में कोई फोर्स डिस्टर्ब नहीं हुए, अभी भी इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? जहां पहले आता था। पहले कहाँ आ रहा था? इसकी नेचुरल लेंथ पर, स्प्रिंग की नेचुरल, क्योंकि और कोई तो फोर्स लगा ही नहीं रहा, केवल कौन फोर्स लगा रहा है? स्प्रिंग फोर्स लगा। तुम्हें पता ही स्प्रिंग होती है। वेरी गुड। क्योंकि जिस हिसाब से तुम बैठे हो और जिस हिसाब से लग रहा है कि तुम पिछली क्लास का पढ़ के आए हो, मुझे लग रहा है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये स्प्रिंग है। सच बोल रहा हूँ। बाकी भली से बहुत पढ़ के आओ, पर देख के लग नहीं रहा तुमको कि तुम कुछ पढ़ भी रहे हो घर जाके, ठीक है। v1 निकालना है तो उसके लिए मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे। इनिशियल मोमेंटम, वो मास तो रखा है तो जीरो, इसका भी जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। 2m इंटू वी वन, वी वन बराबर कितना आया? जीरो। और एसएचएम में जहां वेलोसिटी जीरो आ जाती है वही एक्सट्रीम, तो नया एक्सट्रीम भी यही हो गया। यही क्या आ गया? एक्सट्रीम, क्योंकि वेलोसिटी क्या आ गई? जीरो। तो ठीक है, फिर सारे काम ही खत्म हो गए। अब बताइए, नए एसएचएम का ओमेगा डैश क्या हो जाएगा? अंडर रूट, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? रही बात न्यू एम्पलीट्यूड की, न्यू एम्पलीट्यूड ए डैश, इस केस में आप देखेंगे ना इक्विलिब्रियम बदला ना एक्सट्रीम बदला। तो जो पहले था एम्पलीट्यूड ए और ये नया ए डैश, इस केस में ए डैश और ए बराबर आ जाएंगे, क्योंकि जहां ब्लॉक को रखा वही एक्सट्रीम हो गया, क्योंकि वहां वेलोसिटी जीरो आ गई, इक्विलिब्रियम बदला नहीं, तो उनके बीच की लेंथ भी नहीं बदली, तो इस केस में तो हाँ, पहले का टाइम पीरियड कितना होगा? पहले का टाइम पीरियड होता है 2 π√m/k0। टाइम पीरियड बदल गया, टाइम पीरियड तो बदल नहीं था, पहले मास m एसएचएम कर रहा था, अब 2m एसएचएम कर रहा है, पर एम्पलीट्यूड नहीं बदला। लिख लो, ये पहला सवाल। क्या सेकंड पार्ट में बोला है कि जब ये मेन पोजीशन से पास हो रहा है या मेन पोजीशन पर है जब फर्स्ट ब्लॉक, तब सेकंड ब्लॉक को इसके ऊपर रख दिए। मेन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। कितनी होगी? वेरी गुड, सही बताया तुम लोगों ने। के नॉट अपॉन एम, ओमेगा तो के नॉट अपॉन एम होगा। अब हमने इसके ऊपर धीरे से एक और ब्लॉक रख दिया, तो अब दोनों ब्लॉक साथ में एसएचएम करेंगे, पर यहाँ पे अच्छा है इस सवाल में, इक्विलिब्रियम यही रहेगा, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी मान लेते हैं वी डैश होगी, लेकिन यही इक्विलिब्रियम है, ये बात भी पता है। तो ये नए वाले एसएचएम की मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, ये नए वाले एसएचएम की मैक्सिमम वेलोसिटी जाएगी, जो कि अब समझना, मैक्सिमम वेलोसिटी एसएचएम की हमेशा ए ओमेगा से दे सकते हैं। ये बात हमें पता ही है कि नया ओमेगा तो चेंज हो ही गया है, के नॉट अपॉन 2m हो गया है,
ये तो पता लग गया ना, ओमेगा डैश तो बदल ही गया। अब वेलोसिटी भी देख लेते हैं बदल गया कि सेम, तो कैसे देखेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन, बिल्कुल रखने के जस्ट पहले और रखने के जस्ट बाद। इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे m इंटू वी मैक्स बराबर 2m इंटू वी डैश मैक्स। तो वी डैश मैक्स बराबर वी मैक्स बाय टू, वी मैक्स बाय टू। तो ये भी बदल गया, पहले वेलोसिटी अलग थी अब अलग है। तो अगर मैं यहाँ लिखूं कि भाई दो चीजें होती हैं, तीन चीजें हैं टोटल, उनमें से अगर दो चीजें बदल गई तो तीसरी को भी बदलना पड़ेगा, ऐसा है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ओमेगा डैश बदल गया, है ना, अगर ए वही रह जाता तो दोनों का मल्टीप्लाई तब भी बदल जाता फिर। ठीक है, लेकिन अपन मान लेते हैं कि ए डैश है, बदलेगा नहीं बदलेगा वो फाइनल अपन सॉल्व करके देख लेंगे, वही आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। तो हमने मान लिया नई वेलोसिटी इज इक्वल टू नया एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा डैश। चलो ये तो मैथमेटिकल तो दिख ही जाएगा, बदलेगा नहीं बदलेगा, और सोच के देखते हैं, सोचना जरा, है ना। एक एसएचएम था, उसके पास जब वेलोसिटी इतनी थी तो वो कुछ दूर जाता था ए तक, समझना ये बात। पहले जब वेलोसिटी कितनी थी वी मैक्स वेलोसिटी से गया वो ए तक, वो क्या हो गया उसका एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड हो गया है। पर अब वी मैक्स कितना है, आधा, सब काम वही है पर वेलोसिटी अब आधी हो गई। आप किसी को आधी वेलोसिटी दे रहे हो तो क्या आप भी उतना ही दूर जाएगा क्या? कम दूर जाएगा ऑब्वियसली, कम दूर जाएगा तो एम्पलीट्यूड तो बदलेगा ही। समझ में आ रही है बात? पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, देखो स्प्रिंग तो अभी भी वही है, पहले ही वही है, मतलब जो वो लग रहा होगा क्या बोलते हैं अपोजिंग रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, वो तो पहले ही सेम होगा बाद में। पर अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो ज्यादा दूर जाएगा, कम है तो कम दूर जाएगा, एम्पलीट्यूड तो बदलना ही है। तो ये मिल गया हमें वी मैक्स बराबर वी डैश मैक्स बराबर वी मैक्स बाय टू। ठीक है, अब हम नए एम्पलीट्यूड की कैलकुलेशन कर रहे हैं, न्यू एम्पलीट्यूड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एम्पलीट्यूड निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, यहां हम वेलोसिटी के थ्रू एम्पलीट्यूड निकालेंगे। कैसे, देखना, ये रिलेशन मिल गया मुझे, वी डैश मैक्स बराबर वी मैक्स बाई टू। नई वेलोसिटी वी डैश को क्या लिख सकता हूँ, ए डैश ओमेगा डैश, इसको क्या लिख सकता हूँ, ए ओमेगा बाई टू। ए डैश नहीं पता, ओमेगा डैश अंडर रूट के नॉट अपॉन टू एम ए बाई टू। ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट के नॉट बाय एम। सही है, तो काटूंगा ये तो कटी गया, के नॉट से के नॉट गया, एम से एम गया, रूट टू इधर आया, वन बाई रूट टू हो गया। तो ए डैश बराबर कितना आ गया, ए बाई रूट टू, मतलब पुराने वाले का वन बाय रूट टू टाइम्स। ऐसे तो एम्पलीट्यूड निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं होता, एम्पलीट्यूड हमेशा ऐसे ही आता है, इनडायरेक्ट मेथड से। जनरली वेलोसिटी से आ जाता है, क्योंकि वेलोसिटी के फॉर्मूले में ए आता है। तो अगर हमें वेलोसिटी पता लग गई है किसी पोजीशन की, तो हम उसकी मदद से एम्पलीट्यूड तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये नया हो गया। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, इक्विलिब्रियम ढूंढ ले रहे थे, एक्सट्रीम ढूंढ ले रहे थे, और दोनों के बीच की डिस्टेंस ले ले रहे थे। पर यहाँ तो हमें पता ही नहीं है एक्सट्रीम। यहाँ एक तरीका और है, घर जाके ट्राई करना, लेकिन मैं अभी नहीं करा रहा हूँ। क्या, आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे, आप ये बोल देंगे इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या होगी जहां पे ब्लॉक रुकेगा, हमें बस ये बताना है कि ब्लॉक कितना आगे जाके रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की आएगी जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम नेचुरल लेंथ है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, वहां से ए आ जाएगा और ये आएगा ए। एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। अच्छा हाँ, इसका वो तो लिखा ही नहीं, टाइम पीरियड। तो मजे की बात, टाइम पीरियड इसका जो पिछले क्वेश्चन में आंसर आया था वही आएगा। तो आप देख रहे हो, हमने एसएचएम नहीं बदला, बस जो ब्लॉक रख रहे हैं उसकी पोजीशन बदली। पिछले केस में हमने एक्सट्रीम पर रखा था तो एम्पलीट्यूड वही आया, टाइम पीरियड ये वाला आया। अब हमने रखने की पोजीशन बदली, एम्पलीट्यूड बदल गया, पर टाइम पीरियड अभी भी वही आया। क्योंकि टाइम पीरियड केवल किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि कितने ब्लॉक हैं,
कितना मास है एसएचएम कौन कर रहा है। एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, वो अलग चीजों पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना मास एसएचएम कर रहा है। एम्पलीट्यूड तो कहाँ रखोगे आप दूसरे ब्लॉक को, उससे बदल जाए। जैसे कि तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में भी एम्पलीट्यूड पूछा है, पर उसमें इस बार कहाँ पे रखा है ब्लॉक को, जब ब्लॉक a/2 पर है। तो ये मजेदार है, इसको करो। इसमें ये इक्विलिब्रियम मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से अभी ये a/2 पर है। तो a/2 पर है तो वेलोसिटी ना तो जीरो होगी ना ही मैक्सिमम होगी, कुछ होगी। मान लेते हैं v है ना। और इसके ऊपर एक और मास रख दिया आराम से। अच्छा, इसका ओमेगा कितना होगा, अंडर रूट के नॉट अपॉन है। v का v भी निकाल सकते हैं, वैसे फॉर्मूला क्या होता है v का, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए बाय। अब दूसरे ब्लॉक को यहीं पे रख दिया, ये इक्विलिब्रियम। तो जैसा कि हम 2-3 बार से देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम नहीं बदलेगा इस केस में। क्यों नहीं बदल रहा है वो आपको बता दिया है। तो अब दो मास हो गए, रखने के जस्ट पहले और रखने के जस्ट बाद का डायग्राम बनाया है। और यहाँ पे वेलोसिटी हमने क्या मान ली, v1 मान लेते हैं, v डैश मान लेते हैं, v1 मान लेते हैं। और अब ओमेगा कितना होगा एसएचएम का, k0/2। यहाँ पे वेलोसिटी आप कैसे लिखोगे, फॉर्मूला क्या लिखोगे, ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश अंडर रूट एम्पलीट्यूड की जगह एम्पलीट्यूड डैश नया एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है ना, ए डैश का स्क्वायर माइनस एक्स डैश का स्क्वायर कि एक्स का स्क्वायर, एक्स का। एक्स पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो वो तो अभी भी वही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम यही है और इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस इसकी अभी भी a/2 है। अगर इक्विलिब्रियम बदल जाता, भले से पार्टिकल यहीं पे रहता, लेकिन इक्विलिब्रियम मान लो यहाँ हो जाता, तो ये डिस्टेंस भी बढ़ जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि जो x होता है फॉर्मूले में, वो डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये ध्यान रखना है ना। तो ऐसा सवाल बिल्कुल बनाया जा सकता है जिसमें इक्विलिब्रियम भी बदल जाए। खैर, अब क्या लगाएंगे हम, मोमेंटम कंजर्वेशन। पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, m इंटू वी इज इक्वल टू 2m इंटू v1। तो v1 बराबर फिर से क्या आ गया, v/2। तो नया एम्पलीट्यूड हम सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे रिलेशन v1 बराबर v/2। v1 क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा ओमेगा डैश अंडर रूट ए डैश स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, a/2 का स्क्वायर, यानी कि a²/4 इज इक्वल टू v/2। v क्या हो जाएगा, ओमेगा/2 अंडर रूट a² माइनस a²/4। अब ओमेगा की वैल्यू डालेंगे, ओमेगा डैश की जगह लिखेंगे अंडर रूट k0/2m अंडर रूट a डैश स्क्वायर माइनस a²/4 बराबर अंडर रूट k0 अंडर रूट k0/m डिवाइडेड बाय 2। ये ओमेगा/2 लिखा है। अरे यार, कितना बड़ा हो गया है। ये तो सॉल्व कर लो ना, ये कितना लिख रहा है, a² माइनस a²/4 √3, √3 a/2, √3 a/2। अब सॉल्व करते जाना, अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो रूट के नॉट से रूट के नॉट गया, रूट एम से रूट एम गया, या √2 बचा, ये 4 हो गया। उधर ले जाके स्क्वायर कर दो, सब सब स्क्वायर करेंगे तो ये वाला स्क्वायर हटेगा, ये ऊपर वाला, और ये सॉल्व होता जाएगा। तो सॉल्व होता जाएगा और ए डैश आएगा। बताओ क्या आएगा, ए डैश। नहीं, नहीं जरूर। हाँ, कोई अभी समझदार व्यक्ति बोला, सही सही से लगा उसका आंसर। कितना, ये √2 इधर गया, √2 इंटू √3 √6 हुआ, फिर स्क्वायर किया, तो √6 का स्क्वायर 6, ए का a² और 4 का 16। ये काट लेते तो ठीक रहता, पर चलो ठीक है, सही लिखा है। अब अब आगे बराबर
काट दो, 3 8, तो 3a² / 8 प्लस a² / 4 कितना हो रहा है ये? 3a² प्लस 2a², 5a² / 8, तो a डैश कितना आ गया? यह है ना। क्या क्या बताने लग रहे थे भाई? ये थर्ड था, है ना? तो यह बड़ा है ये, ठीक है मतलब। और ओमेगा डैश तो लिख ही दिया था वैसे मैंने वहां, √k0/2 है, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई √2 है अपॉन k0। टाइम पीरियड तीनों सवालों का आंसर सेम है, पर एम्पलीट्यूड तीनों सवालों में अलग है। चलो नया सवाल करते हैं। मॉड्यूल है ना। कभी सुना है सेंट्रो मास में? ऐसा मैं कहता था कि जब बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए हम बात कर रहे हैं तो नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस का इम्पल्स नेग्लेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि नॉन इम्पल्सिव फोर्स फाइनाइट वैल्यू होती है और बहुत छोटा टाइम, लगभग t टेंस टू 0। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स फाइनाइट है, टाइम टेंस टू 0 है, तो उनका मल्टीप्लाई बहुत छोटा टाइम आएगा जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसा मैं कहता था। तो नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे आप मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं वो टाइम इंटरवल बहुत ही ज्यादा छोटा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ ब्लॉक रखने के जस्ट पहले, ब्लॉक रखने के जस्ट बाद, जैसे बम फटने के जस्ट पहले, बम फटने के जस्ट बाद, एकदम तुरंत वाला। तो आप लगा सकते हैं, ये तो नहीं लगा सकते। लिखो, नया सवाल लिखिए कि ब्लॉक इज मूव्ड टू कंप्रेस द स्प्रिंग। ब्लॉक इज मूव्ड टू कंप्रेस द स्प्रिंग। लिखो ना भाई यार। ब्लॉक इज मूव्ड टू कंप्रेस द स्प्रिंग बाय 10 cm and then released full stop. If the collision with the wall, if the collision with the wall is is elastic, find time period of time period of motion, और डायग्राम गिवन है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन, डायग्राम ऐसा है कि ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k0 है, एक ब्लॉक है मास m, ये इसकी नेचुरल लेंथ है और इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहां से 5 सेंटीमीटर पे तो एक दीवार है बढ़िया सी। कितने सेंटीमीटर पे? यहां से 5 सेंटीमीटर। और ऐसा कहा गया है कि ब्लॉक को 10 सेंटीमीटर कंप्रेस किया, कंप्रेस मतलब इधर, और छोड़ दिया। तो फिर आगे की कहानी आपको पता ही है कि टाइम पीरियड ऑफ मोशन बताना है। करूँ, बताना जरा कितना होगा। तो इधर देखो ध्यान से और समझो पहले तो दिक्कत क्या है ना? नॉर्मल सवाल से अलग क्यों है ये? बोला गया है कि इसको 10 सेंटीमीटर पीछे कंप्रेस किया। तो हम ये बात जानते हैं, अगर इक्विलिब्रियम से 10 सेंटीमीटर पीछे कंप्रेस किया तो ये इक्विलिब्रियम से आगे 10 सेंटीमीटर जाएगा। पर अब कैसे जाएगा? ये तो जब आगे जा रहा होगा तो ये दीवार से टकरा जाएगा। पर कोलिजन कैसा दिया है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, मतलब जितनी वेलोसिटी से टकराएगा, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम होगी। ठीक है, कैसे कौन बताएगा? कैसे बताया मैंने ये? कि टकराने के बाद वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम होगी इसको। हाँ, ये तो बिल्कुल सही लॉजिक दिया आपने, परफेक्ट इलास्टिक है। पर कोई लिख के दिखा सकता है कि कैसे? हाँ, सही। तो टकराने के बाद आफ्टर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी जस्ट पलट जाएगी, लेकिन उससे
नुकसान क्या होगा उससे? नुकसान ये होगा कि इसका मोशन इतना कम हो गया। मतलब वैसे तो देखो क्या होता, ब्लॉक को यहाँ से छोड़ा, ब्लॉक मस्त आगे तक जाता, फिर पीछे आता यूं, है ना। उसको हम बोलते हैं कि एक इसका एक टाइम पीरियड। लेकिन अब इसके एक टाइम पीरियड में से कितना टाइम गायब हो गया? ये वाला, जब ये 5 सेंटीमीटर आगे जाता और ये 5 सेंटीमीटर कम। मतलब आप ये सोच रहे हैं, तो सही सोच रहे हैं कि सर इस मोशन का टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड मैं लिख देता हूं न्यू एक्चुअल। एक्चुअल बोलूं ना, क्या बोलूं? न्यू, दीवार लगाने के बाद का टाइम पीरियड, या टी डैश ही बोल देता हूँ। टी डैश क्या होना चाहिए सर? टी डैश होना चाहिए इसका जो टाइम पीरियड होता है किसी एसएचएम का, वो उसमें से माइनस, माइनस कौन सा टाइम कर दूं? जो ये अगर दीवार नहीं होती तो ये करता ना 5 सेंटीमीटर में, कुछ तो टाइम लेता है यहाँ से यहाँ तक आने में। पहले यहाँ से आगे जाता, अपने एक्सट्रीम पर रुकता, और फिर वापस आता 5 सेंटीमीटर। इतने टाइम को अगर मैं माइनस कर दूं, इसको T1 बोल देता हूँ, तो ये टाइम आ जाएगा। ये आंसर है आपका टी डैश। तो यहां तक कोई दिक्कत है तो पहले बताओ, बोलो। लग रही है शक्ल से दिक्कत? बोलो बोलो। ऐसा हम सिर्फ इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। क्योंकि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता तो पता है क्या होता? जब ये टकरा के वापस जा रहा होता तो वेलोसिटी चेंज हो जाती, चेंज हो जाती ना, तो इसका ये एक्सट्रीम बदल जाता। तो हो सकता है कि ये वापस यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। हो सकता है सिर्फ ये यहाँ के बाद केवल 5 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर से ही लौट के वापस आता। तो मतलब ऐसा होता कि गया, टकराया, पर वापस केवल 8 सेंटीमीटर तक ही आया। और हर बार टकराने के साथ साथ इसका वो कम हो जाता, और जब वो 5 से कम होता तो फिर वो टकराता ही नहीं, फिर वो इधर इधर ऐसे स्ट्रीम करने लगता। ऐसा कब होता? जब ये कोलिजन इलास्टिक नहीं होता था, क्योंकि वो हर बार अपनी वेलोसिटी को खो देता। वेलोसिटी को खो देता, एनर्जी खो देता, एनर्जी खो देता, मतलब एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाता, और उसको फिर बोलते हैं डैम्पिंग, डैम्पिंग ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। मतलब धीरे 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 अपनी वेलोसिटी कम कर जाता, और जब एम्पलीट्यूड एग्जैक्ट 5 हो जाता, उसके बाद फिर वो ऐसा जाता, दीवार तक जाते जाते एकदम रुक जाता, क्योंकि दीवार उसका एक्सट्रीम बन जाती फिर 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड से ऐसे करता रहता जिंदगी भर। पर ये सिचुएशन कब की थी? जब, लेकिन अभी तो कैसी है? तो इसका मतलब यहां से टकराने के बाद इसके पास उतनी एग्जैक्ट वेलोसिटी हो जाएगी जितनी अगर ये चक्कर काट के आता तब होती। क्योंकि ये तो हम जानते हैं ना, पार्टिकल चाहे उधर जाए चाहे लौट के वापस आए, सेम एक्स पर स्पीड सेम आती है। और अगर सेम एक्स पर स्पीड सेम आ रही है, मतलब वो यही मोशन बार बार दोहराता रहेगा, उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 10 से जाएगा, टकराएगा, वापस 10 तक आएगा। तो जो भी टाइम है उसमें से अगर ये वाला टाइम आप माइनस कर दो, तो आपको जो आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? नहीं आई? अब टी डैश कैसे निकालना, उसके हजारों तरीके हैं। अपने लिए सबसे बढ़िया तरीका है फेजर डायग्राम। फेजर से इस सवाल को कर देंगे तुम चुटकियों में। कैसे? तो मुझे बताओ मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है फेजर में? अगर वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डायग्राम में, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद चलता जा रहा है, 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 यहाँ तक गया। परछाई कहाँ तक पहुंच गई? 5 सेंटीमीटर। यहीं पे क्या आ गई? दीवार। ठीक है। अब जो मैं मोशन बना रहा हूं वो होता अगर दीवार नहीं होती। ये वाला मोशन कहाँ तक? इसके यहाँ तक का मोशन होता अगर दीवार नहीं होती। अब क्या होगा? इतना मोशन खत्म, गायब। और फिर देखो यहाँ पे टकराया, यहाँ पे वेलोसिटी कैसी थी? ऐसी। वो किधर की तरफ जा रहा था? एक्सट्रीम की तरफ। अचानक से पलटा और किधर जाने लगा? इक्विलिब्रियम की तरफ। और फिर वो ऐसे 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 करके यहाँ पहुंच जाएगा। समझ में आई बात? इसका मतलब जो T1 मैं कह रहा हूँ, T1, वो T1 कहाँ से कहाँ तक का टाइम है? ये ब्लू, ब्लू लाइन, जिगजैग लाइन, ब्लू जिगजैग लाइन को ट्रेवल करने में से कितना टाइम लग रहा है? T1 टाइम लग रहा है। तो टोटल टाइम में से उतना टाइम घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। या डायरेक्टली बोल दो ना सर, अब तो यही बोल दो कि सर ये ब्लैक जिगजैग लाइन को कवर करने में जो टाइम लगा, तो सीधा यही एंगल निकाल लो भाई। अब तो टाइम निकालना आसान है ना, थीटा बराबर ओमेगा टी करना है, अगर तुम्हें कुछ समझ आ रहा हो तो। हाँ भाई, एम्पलीट्यूड कितना है? 10। ये कितना हो गया?
5, ये एंगल कितना हो गया 60, तो ये एंगल कितना हो गया 60। मतलब अपने 360 डिग्री में से 120 डिग्री खा गया दीवार। तो या तो 120 डिग्री खब्बा लो, या सीधा बोल दो कि 240 डिग्री घूमेगा। 240 हुआ ना, कितना एंगल घूमा ये 240। तो 240 डिग्री घूमने में जितना टाइम लगा वही आंसर है। तो थीटा बराबर ओमेगा टी कर दो। थीटा बराबर ओमेगा टी, 240 इंटू पाई बाय बराबर 2 पाई बाय टी। टी अपन डाल लेंगे लास्ट में, इंटू टी। तो टी बराबर कितना आया, पाई से पाई गया, ये गया, कुछ काटो ना, 2t/3। 2t/3 आंसर हो गया, जिसमें टी दिया हुआ नहीं है तो टी हमको लिखना पड़ेगा। टी कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m/J0। और चाहो तो टी माइनस टी1 कर लो, उससे भी 2t/3 आएगा। हो गया, इतना ही है, लिख लो। हेडिंग डालो, एनर्जी मेथड टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। इसमें भी स्टेप्स हैं। फर्स्ट लिखिए, स्टेप 1, डिटरमाइन द। देखो कुछ कुछ सेम सेम सी हैं, पर यहाँ पे एनर्जी लिखेंगे, फोर्स नहीं लिखेंगे। नाम ही एनर्जी मेथड, फोर्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे। पर जैसे वहां करते थे ना, पहले इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्प्लेस, फिर वहां पे फोर्स, यहाँ पे भी ऐसा है, पहले इक्विलिब्रियम ढूंढो, इक्विलिब्रियम से किसी डिस्टेंस एक्स पर, रैंडम डिस्प्लेसमेंट एक्स पर एनर्जी लिख दो, है ना। फिर क्या करो आगे बता दो। तो स्टेप 1 जल्दी लिखते जाओ। डिटरमाइन द मेन पोजीशन ऑफ एसएचएम। स्टेप 2, assume assume that particle is at particle is at general position. Particle is at general position at a distance x, at a distance x from main position, at a distance x from main position। ठीक है, कॉमा, राइट, WRIT वाला, राइट, कॉमा लगा के लिखो ना आगे इसी पॉइंट में, राइट इट्स टोटल एनर्जी, राइट इट्स टोटल एनर्जी as the sum of kinetic energy and potential energy। Write its total energy as the sum of kinetic energy and potential energy। ठीक है। थर्ड स्टेप, नाउ डिफरेंशिएट। इसमें डिफरेंशिएशन करना है। नाउ डिफरेंशिएट expression of total energy। Now differentiate expression of total energy with respect to x। Now differentiate expression of total energy with respect to x। करा differentiate and find relation for v into dv upon dx। and find relation for के बाद लिखो v into या v dv upon dx is equal to minus k x। v dv upon dx is equal to minus k x। ऐसा रिलेशन फाइंड करो उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद। करा। नेक्स्ट स्टेप, कंपेयर इट विद। नेक्स्ट स्टेप में लिखें कंपेयर इट। इट मतलब ये रिलेशन जो आया, कंपेयर इट
कंपेयर इट विद a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कंपेयर इट विद कंपेयर इट विद a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, b इंटू डी पी एक्स, यही तो लिखा है। तो a की जगह a हो गया। अच्छा ये क्या है, एसएचएम का अपना एक्सप्लेनेशन, x की जगह x हो गया। तो जो भी कांस्टेंट होगा वो हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दे देगा। तो क्या लिखा, कंपेयर इट विद a इज इक्वल टू माइनस। नेक्स्ट स्टेप में लिखें, आफ्टर कंपैरिजन वी विल गेट, आफ्टर कंपैरिजन वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के यहाँ पे कांस्टेंट है, के यहाँ पे एसएचएम कांस्टेंट थोड़ी है। एसएचएम कांस्टेंट तो एफ बराबर के एक्स का के होता है। तो अगर आपको के से नहीं जम रहा तो कोई पी कांस्टेंट लगा दो और ओमेगा स्क्वायर बराबर पी कर दो, है ना, समझ में आई बात? ठीक है। नाउ क्या क्या, आफ्टर कंपैरिजन वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर बराबर के एंड टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, सिंपल। एंड आफ्टर कंपैरिजन वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर बराबर के एंड टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। मेरे को समझ में आ गई आपकी शक्ल। तो आप यहाँ पे के की जगह पी लिख लो। खुश? और जिनको लग रहा है नहीं ठीक है हमको तो आ गया समझ में, तो के ही रहने दो। और तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं आया तो पी लिख लो। पर ध्यान रखें ये के एस एच एम कॉन्स्टेंट नहीं, एस एच एम कॉन्स्टेंट एफ बराबर के एक्स का के होता है। ये ए बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स का, तो ये यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है कि, ठीक, समझ गए? तो एक मैं करके दिखाता हूँ एनर्जी मेथड से एक क्वेश्चन को, फिर बाकी के आप करके दिखाना। तो क्वेश्चन है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सुन लो पहले फिर लिख लेना, है ना। क्वेश्चन मैं लिखा दूंगा आपको बताइए। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचआर। तो मान लेते हैं ये इक्विलिब्रियम में है। नेचुरल लेंथ यहाँ कहीं रही होगी, ये भी नेचुरल लेंथ से कितना एलोंगेटेड है, एक्स इक्विलिब्रियम। फोर्स बैलेंस करे तो क्या मिलेगा, एम जी बराबर के नॉट एक्स इक्विलिब्रियम। तो एक्स इक्विलिब्रियम बराबर कितना मिलेगा, एम जी अपॉन के नॉट। जो भी ये रिलेशन देख लेंगे कैसे काम आएगा, ठीक है क्या? अब क्या करना है, पढ़ो ना, क्या करना है, शक्ल देख रहे हो। अज्यूम दैट, देखो क्या लिखा हुआ, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है इसके अबाउट इक्विलिब्रियम को। तो किसी पोजीशन एक्स पर, मान लो ये पोजीशन होगी एक्स, है ना, नया डायग्राम बना रहा हूं। तो ये नेचुरल लेंथ है, ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्टेंस पर मान लेते हैं ये वेलोसिटी v रखता है, सही बात है, रखेगा। इक्विलिब्रियम के अबाउट ही क्या करेगा, एसएचएम करेगा। तो कहीं पे वेलोसिटी v है इसकी, यहाँ पे क्या लिखनी है इसकी, अब टोटल एनर्जी लिखनी है। तो लिखते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर टोटल। अब देख लेना यहाँ से नया है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूं, वेलोसिटी v है तो हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी दो आएंगी, काइनेटिक वो सॉरी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना एलोंगेशन है इसमें। तो स्प्रिंग का एलोंगेशन हमेशा नेचुरल लेंथ से काउंट होता है, ये ध्यान रखो। तो कितना हो जाएगा, ये हाफ के प्लस एक्स का स्क्वायर, सही है। और ग्रेविटेशन के लिए हमें कहीं रेफरेंस मानना पड़ता है, हमने नेचुरल लेंथ को रेफरेंस माना, ये रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन से कितना नीचे आ गया, हाँ जी, तो हो जाएगा माइनस एम जी एक्स इक्विलिब्रियम प्लस एक्स। टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट, मैंने ऐसा लिख दिया। अगली स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट, ये पढ़ो ना क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हाफ एम बी स्क्वायर में एम कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, बी वेरिएबल है। तो कोई बता सकता है बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में?
बोलो। 2v प्लस k/2, 2 आगे आएगा इंटू एक्स इक्विलिब्रियम प्लस एक्स माइनस mg। एक्स इक्विलिब्रियम तो कांस्टेंट है, वो जीरो हो जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। 2 से 2 क्या, ये बना m v dv अपॉन dx, सॉरी 2 से 2 गया के एक्स इक्विलिब्रियम प्लस के एक्स माइनस एम जी बराबर 0। इक्विलिब्रियम वाला रिलेशन काम आ गया। क्या काम आया, काटने की। ये हमेशा यही काम आता है। ये उधर गया, तो हम मैंने बोला फाइंड रिलेशन फॉर डीवी वी डीवी अपॉन डी एक्स। तो वी डीवी अपॉन डी एक्स देखो, यहाँ से ये माइनस के एक्स और डिवाइड बाय माइनस बनाए, ये दो वी डीवी अपॉन डी एक्स निकाल लिया, निकाल लिया पहले। इसको किससे कंपेयर करना है, एक्सलेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर बराबर, कंपेयर करने के बाद ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाय एम। तो ओमेगा बराबर, तो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई। आ गया, हमें पहले से ही पता था इसका यही आना था। जहां पे के लिखा है ना मैंने पूरे सवाल में, वहां पे के नॉट लिख लेना भाई, क्योंकि मैंने वो स्टार्टिंग में के नॉट लिख दिया। ठीक है, बाकी करने का तरीका ये रहेगा। ये कहलाता है एनर्जी मेथड। इसमें आपने टोटल एनर्जी लिख के डिफरेंशिएट करके और कंपेयर करके निकाला। कोई डाउट इसमें, बोलो। कोई डाउट इसमें, ये मेथड याद रखना, स्टेप आपको ऐसे 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 होंगी। और जनरली ये एनर्जी मेथड, और इसमें से कौन सा लगाना चाहिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ जब प्योर रोलिंग वाले सवाल हों जिसमें एसएचएम होते होते साथ में डिस्क प्योर रोल भी कर रही है, उसमें एनर्जी लिखना सही पड़ता है, आसान पड़ता है थोड़ा। क्योंकि टॉर्क वॉर्क लिखने पड़ेंगे प्योर रोलिंग के, वो सब कॉन्सेप्ट लगेंगे, नो स्लिपिंग ये वो फलान ढिमकाना, उससे अच्छा एनर्जी लिखेंगे, एनर्जी आसानी से लिख पाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। और सिंपल जो से हमने क्वेश्चन किए थे फोर्स वाले, वो स्प्रिंग लग रही है और लीनियर सिस्टम हो रहा है, वहां पे आपका इससे आसानी से हो जाएगा। बाकी ऐसा कोई नियम नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये आसान है कि ये कठिन है। किसी सवाल में कोई मेथड आसान पड़ता है, किसी में कोई मेथड आसान पड़ता है। आपको प्रैक्टिस कर करके सीखना पड़ेगा ये तो, है ना। नया सवाल है, एक सॉलिड सिलेंडर है, उसके सेंटर से स्प्रिंग को बांध दिया मतलब कनेक्ट कर दिया है, सरफेस एनफ रफ है, मतलब ये प्योर रोल होगा। और एसएचएम करने लगा, तो एसएचएम कैसे करेगा ये, लुढ़कते हुए आगे जाएगा, फिर लुढ़कते हुए पीछे आएगा, लुढ़कते हुए आगे जाएगा। इसका क्या बताना है आपको, टाइम पीरियड बताना। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो एनर्जी मेथड से मैं अभी करता हूँ, और फोर्स या टॉर्क मेथड से आप करके ला, मतलब देख लेना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग करेगा। अच्छा, तो सही बात है ना, प्योर रोलिंग करेगा ना। अभी तो किस पे है ये, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम मिल गया, अगली स्टेप क्या होती है कि मान लीजिए कि ये क्या करने लगा, एसएचएम करने लगा, और इक्विलिब्रियम से आगे कहीं कितने पे पहुंच गया, डिस्टेंस एक्स, हमने आगे इसको मान लिया एक्स, यहाँ से ही एक्स, सेंटर से डिस्टेंस एक्स, ठीक है क्या। और यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी होगी v, क्योंकि ऐसे लुढ़कता हुआ आगे जा रहा है, तो ओमेगा भी होगा कि नहीं होगा बताओ। और v बराबर ओमेगा आर होगा, क्योंकि एनफ रफ दे रखा है। सही बात। अब प्योर रोलिंग या सीटीआरएम के केस में काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं अपन, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ आई क्या होगा सॉलिड सिलेंडर का, क्या, ये प्लस, इसमें पोटेंशियल एनर्जी में मजा ये है कि ग्रेविटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिखनी है, स्प्रिंग, वो कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर टोटल एनर्जी, तो क्या होती है, कौन सा। थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, क्यों,
क्योंकि देखो ओमेगा है, इसको वी स्क्वायर के टर्म में ले आओ, तो ओमेगा को क्या लिखेंगे, वी बाय आर लिखेंगे। तो स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, वी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, अरे होएगा क्या, तो क्या बनेगा एम बी स्क्वायर बाय फोर, और ये क्या एम बी स्क्वायर बाय टू, तो 3/4 एम बी स्क्वायर प्लस हाफ ए एक्स। अभी ये डिफरेंशिएट नहीं किया है ना, डिफरेंशिएट अब करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आगे का कर लोगे। आगे क्या करना है, डिफरेंशिएट करके वी डी वी अपॉन डी एक्स बनाना है, जो भी कांस्टेंट लिख रहा है वो आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा, करके लाना। ठीक है, होमवर्क लिख देता हूँ, बीवी फोर दे दी ना, बीवी फोर ही दिया पर अभी, देना वो मॉड्यूल, अभी तो कुछ दे नहीं पाएंगे शायद।